दोस्तों, एक गांव के अंदर एक परिवार जिसमें एक व्यक्ति को 4 बेटियां होती हैं और आज वो चारों की चारों बेटियां शादी योग्य हो चली थी। लेकिन जो सबसे बड़ी वाली बेटी होती है, अचानक ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। पिता को लगता है कि शायद गर्मी का टाइम है, हैजा इसको हो गया होगा। फिर उसे नज़दीकी वैद्य को दिखाया जाता है, लेकिन वैद्य जब उसे पूरी सच्चाई बताते हैं तो उसके हाथों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वैद्य साहब उसे बताते हैं कि ये तेरी बेटी गर्भवती है। दोस्तों, पिता को बहुत बुरा लगता है। पिता अपनी बेटी से पूछताछ करता है, बेटी भी कहती है कि मुझे पता ही नहीं। दोस्तों, फिर पिता हार थक कर जंगल में जाता है और जंगल में एक कुएं में उसे डालकर वापस आ जाता है। कुछ ही समय बीतता है, उसकी दूसरी बेटी भी फिर से गर्भवती हो जाती है। अब यहाँ पर इसके दिमाग में वही बातें घूमने लगती हैं कि यार हो क्या रहा है, तूने एक बेटी को तो इस जहां से विदा कर दिया, आज ये दूसरी बेटी भी इसी तरह से गर्भवती हो गई है। अब इस सब के लिए तुझे राजा के पास जाना होगा। फिर वो राजा के पास जाता है और वहाँ जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। आज से करीब ये 40 साल पुरानी घटना है, जब ना तो इतने मोबाइल हुआ करते थे, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि 40 साल पहले मोबाइल थे ही नहीं। और एक दिन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसके घर में एकदम से मातम छा जाता है। इस व्यक्ति का नाम रामलाल होता है, इसकी पत्नी साबूती होती है और अचानक ही उस साबूती की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है। दोस्तों, इसकी 4 बेटियां होती हैं। एक बेटी का नाम शोभा, दूसरी का विभा, तीसरी का रामा और चौथी का श्यामा होता है। चारों की चारों बेटियां यहाँ पर ज़्यादातर 1-1, 1.5 साल का इनका फर्क होता है। बड़ी वाली बेटी उस समय 10 साल की होती है, उससे छोटे वाली 8 साल की और फिर 6 की और 4 साल की, इसी तरह की वो बेटियां होती हैं। अब पिता के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। पिता अब इन बेटियों को पालने लगता है। धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही ये बेटियां बड़ी होने लगती हैं। इनको पढ़ाता लिखाता भी है, लेकिन अपने घर से इन्हें कभी ज़्यादातर बाहर नहीं जाने देता। स्कूल में भी जाती तो इनकी बड़ी नज़र रखा करता। और फिर यहाँ पर अब ये बेटी अपनी जो 8वीं क्लास तक बड़ी वाली बेटी है वो पढ़ लेती है, और छोटी वाली बेटी है जो वो 7वीं क्लास में थी, उससे छोटी वाली ऐसे ही करके नीचे क्लासों में थी। बड़ी वाली बेटी को घर पर ही बिठा लिया जाता है, क्योंकि जो स्कूल होता है वो 8वीं क्लास तक ही वहां पर होता है। बहुत पुराने समय की बात है। दोस्तों, अब यहां पर जो पिता है अब बेटियों के बारे में सोचने लगता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए, कोई अच्छा सा इनके लिए एक लड़का देख लेना चाहिए। लेकिन यहां पर एक दिन जो बड़ी वाली बेटी होती है शोभा, उसे उल्टियां होने लगती हैं। गर्मी यानी जून का महीना होता है। पिता को लगता है कि शायद बेटी को लू लग गई है या गर्मी की वजह से इसे उल्टियां हो रही हैं। अब पिता नज़दीकी जो वैद्य होते हैं उनको बुला कर लाता है, लेकिन वैद्य जब यहाँ पर नवज नारी चेक करते हैं तो तुरंत ही इससे कह देते हैं कि तुम्हारी बेटी तो गर्भवती है। दोस्तों, पिता के हाथ पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि वैद्य साहब कह क्या रहे हैं। उसे नहीं लगता कि वैद्य साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी घर से कभी बाहर जाती नहीं और ऐसा उसके साथ में करने वाला कौन है, घर के अंदर कोई आया नहीं। यहाँ पर वो दूसरे वैद्य के पास भी जाता है और वहाँ जाकर उससे भी जब जांच पड़ताल करवाता है तो वो भी यही कहता है कि तुम्हारी बेटी गर्भवती है। दोस्तों, अब पिता करे तो क्या करे, उसे समाज का बहुत बड़ा डर लगने लगता है। अपनी बेटी को अपने पास बिठाता है और उसे पूछने लगता है कि बेटी, तेरे साथ में ये सब किसने किया है? बेटी को कुछ पता ही नहीं होता। बेटी कहती है कि पापा, मेरे साथ में पता नहीं किसने ऐसा किया है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ
ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पापा नहीं, वो बाबा कह रही थी। दोस्तों, इसी तरह से अब यहाँ पर पिता बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो सोचने लगता है कि यार तेरी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तेरी और बेटियों की शादी में भी अड़चन आने लगेंगी, अब ये गर्भवती बेटी है, तू इसके साथ में क्या ही करेगा। फिर वो उससे कहता है कि बेटी चल, मैं तुझे एक दूसरे व्यक्ति के पास जो अच्छा वैद्य है जंगल में, उसको दिखा कर लाता हूँ। फिर अपनी बड़ी वाली बेटी को अपने साथ लेता है और जंगल की तरफ पैदल ही चल देता है। दोस्तों, गांव से करीब 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक कुआं होता है। उस कुएं के पास बाप बेटी दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं। पिता अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी सच सच बता दे, तेरे साथ में ऐसा किया किसने है। लेकिन बेटी वही सब दोहराती है कि पापा बाबा मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे साथ में ऐसा किसने किया है। तो यहाँ पर जो पिता होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी बेटी को उस कुएं में धक्का दे देता है। दोस्तों, वो बेटी वहीं पर तड़फने लगती है। पिता की आंखों में आंसू भी होते हैं, लेकिन मुड़कर भी वहाँ नहीं देखता, वापस अपने घर आ जाता है। जो घर में और बेटियां होती हैं वो कहने लगती हैं कि हमारी बहन कहाँ गई है। तो वो पिता यहाँ पर इधर उधर के बहाने बताता है। वो कभी तो कहता है कि तुम्हारी भुआ के घर गई हैं, कभी कहता है कि तुम्हारे मामा के घर गई हैं। दोस्तों, बेटी भी अब कुछ नहीं कह पाती। फिर यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद जो उससे छोटी वाली बेटी होती है उसको भी उल्टियाँ होने लगती है, यानी कि विवाह को भी अब उल्टियाँ होने लगती हैं। अब पिता फिर घबरा जाता है, फिर से वैद्य को दिखाता है। जब वैद्य साहब यहाँ पर चेकअप करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि आपकी बेटी गर्भवती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता करे तो क्या करे, उसने पहली वाली बेटी को तो इस दुनिया से विदा कर दिया था, लेकिन क्या वो इस बेटी को भी विदा कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर वो एक मिनट के लिए रुकता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार कोई ना कोई बड़ी वजह ज़रूर है। मेरी बेटी पहले भी यही सब कह रही थी कि मुझे पता नहीं, ये बेटी भी यही सब कह रही है, क्यों ना नज़दीकी राजा के पास जाया जाए। फिर वो राजा के पास जाता है और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, गुहार लगाने लगता है कि राजा साहब, मेरी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, बड़ी वाली बेटी के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से विदा कर दिया। राजा साहब कहने लगते हैं कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है, उसे तुमने इस तरह से कुएं में नहीं फेंकना चाहिए था और उसकी तुम्हें सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन पहले हम इस बेटी के बारे में पता लगा लेते हैं। वो फिर अपने 5-6 सैनिकों को भेजते हैं जो साधारण से भेष में होते हैं और इस व्यक्ति के घर के आसपास ही खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर एक ऐसा पतला सा जाल बिछाया जाता है और यहाँ पर वो सैनिक इसी निगाह में होते हैं कि कौन इनके घर में आता है और फिर यहाँ पर ऐसा कांड कैसे हो जाता है। दोस्तों, पहली रात तो कोई नहीं आता, जैसे ही दूसरी रात आती है, दूसरी रात एक व्यक्ति इनके घर में आता है और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो ये सैनिक उस जाल को खींच लेते हैं और उस जाल में उस व्यक्ति को बांध लिया जाता है। दोस्तों, बांध कर अब जैसे ही अगली सुबह होती है सीधे राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा जब उस व्यक्ति को देखते हैं, ये व्यक्ति जो पिता होता है वो भी उसको देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, इस पिता का दोस्त होता है जो कि जिगरी दोस्त था। दोस्तों, इसने ऐसा क्यों किया? अब राजा के जो दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं कि तुम इसके दोस्त हो और तुमने इसकी बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो दोस्त बताने लगता है कि साहब, मेरी शादी नहीं हुई थी, इनकी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं विदेश चला जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद कुछ दिन विदेश में रहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर भी ऐसा ही लगता है कि यार यहाँ तेरा जीवन कैसे कटेगा, तू अपने देश ही चल, वहाँ किसी से शादी कर लेना। और फिर एक दिन खाने पर मेरा दोस्त मुझे अपने घर बुलाता है और मैं जब इनके घर आता हूँ तो मेरी पहली नज़र इसकी बड़ी वाली बेटी पर पड़ती है जो बहुत ही देखने में सुंदर लग रही थी और मेरा मन अब बस यही कर जाता है कि इसके साथ मुझे संबंध बनाने हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति बताता है कि उसके बाद एक साधु महाराज के पास जाता है, वहाँ से कुछ जड़ी बूटी लेता है। वो जड़ी बूटी ऐसी थी जिसके ऊपर भी डालेगा वो बेहोशी की हालत में चला जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि उसके साथ में हो क्या रहा है। जैसे आजकल ऑपरेशन करते हैं उसी तरह की कोई वो जड़ी बूटी थी कि पूरे के पूरे शरीर को सुन्न कर देती थी। वो तो उसी पार्ट को सुन्न करती है जिस पार्ट का ऑपरेशन होता है, लेकिन ये जो दवाई थी, जड़ी बूटी थी,
जहाँ भी शरीर के ऊपर छिड़क दी जाती थी पूरे के पूरे शरीर को सुन्न कर देती थी और 5-7 घंटे के लिए उसे पता ही नहीं होता कि तू कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसा ही करता और फिर यहाँ पर बड़ी वाली बेटी के साथ वो अपनी रातों को रंगीन करने लगता है। और यहाँ पर जब वो गर्भवती हो जाती है उसके पिता को पता चल जाता है तो इसे भी दुख होता है कि यार पता नहीं अब इसके साथ में क्या होगा। पिता उसे कुएं में डाल कर आ जाता है। इधर जो दोस्त होता है अब दूसरी वाली बेटी यानी कि जो उससे छोटी वाली बेटी होती है उसके ऊपर अपनी निगाह टिकाने लगता है और उसके साथ वो वही गंदा काम करने लगता। बेटियों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ में हो क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब जो राजा साहब हैं उसे देखकर एकदम से कह देते हैं तू तो बहुत बड़ा नीच प्राणी है, तुझे तो बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर उसे चौराहे पर उसी गांव के अंदर ले जाया जाता है और वहां पर सभी लोगों के सामने उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इधर जो पिता होता है जिसने अपनी बेटी को इस तरह से कुएं में डाला था उसे भी 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है कि इसे 5 साल तक जेल के अंदर बंद रखा जाए। बाकी जो 2 और बेटियां होती हैं उन्हें राजा साहब अपने साथ अपने महल में लेवा कर लेकर जाते हैं। इधर जो तीसरी बेटी और होती है जो गर्भवती होती है उसे भी अपने साथ महल में लेवा कर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो अपने अच्छे सैनिक होते हैं उनके साथ उनका विवाह करा दिया जाता है। बड़ी ही धूमधाम से उनका विवाह होता है और उस दिन के बाद से उनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दोस्त इतना बड़ा बहसी दरिंदा बन जाता है। वो ये तक नहीं सोचता कि ये तेरे दोस्त की बेटियां हैं, तू इनके साथ ऐसा करेगा तो इसमें तेरी भी बदनामी होगी, लेकिन वो बहुत गलत काम कर जाता है। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों से भी अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे भेड़ियों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है समाधान पाटिल का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पुष्पा सिंह जी हमें कमेंट करती हैं। वो लिखते हैं कि बड़ी खुशकिस्मत होती है वो स्त्री जिसके नसीब में एक ऐसा हम सफ़र हो जो पत्नी की इज्जत और सम्मान करे और उसे गुलाम नहीं समझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अच्छा कमेंट लिखने के लिए। शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। सूरज डीईओ नमस्कार भाई साहब। नेवर ट्रस्ट एनीवन, दिस डे इज़ आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। अजय ठाकुर जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है दिनेश कृष्णादास जी का। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं और उसके बाद में जो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसी ही कहानी आगे और ज़्यादा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा कर जाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।